हेलो दोस्तों। तो उत्तर पाठशाला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे दोस्तों 25 जुलाई के उत्तराखंड राज्य से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। और आज की करंट अफेयर जो कि नेशनल और इंटरनेशनल है, उसकी वीडियो भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे दोस्तों, नेपाली नागरिकों ने भारत की ज़मीन पर किया है अवैध कब्जा। चार धाम यात्रा के लिए अन्य राज्य के लोग कैसे करेंगे आवेदन। और साथ ही श्रीलंका ओपन यूनिवर्सिटी और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में किस एमओयू पर हुए हैं हस्ताक्षर। चलिए, कल के प्रश्नों की बात की जाए दोस्तों, तो मनीष ममगाई, अभिलाषा चौधरी, दीपक सिंह, साक्षी आर्या, कमलेश जोशी, नेहा आर्या और D118 ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। इस फॉर्मेट पर अगर आप आंसर लिखते हैं तो आपको ज़्यादा याद रहने की संभावना है। चलिए, बात की जाए आज के करंट अफेयर की, तो बुधवार को नेपाली नागरिकों की ओर से चंपावत जिले के टनकपुर के पास ब्रह्मदेव में जो नोमैन्स लैंड है, यानी कि जो मैं कल आपको बता रहा था पिलर्स के बारे में, जो नोमैन्स लैंड है उसके बड़े हिस्से पर क्या किया गया है, कब्जे की जो स्थिति है वो अभी भी वैसी ही है। वो लोग वापस नहीं लौटे हैं दोस्तों। गुरुवार को क्या हुआ, भूमि विवाद सुलझाने के लिए दोनों देशों के अधिकारियों के बीच में बातचीत भी हुई, लेकिन कुछ भी ठोस नतीजा वहाँ नहीं निकल पाया दोस्तों। नेपाली नागरिक जो हैं वो अतिक्रमण हटाने को तैयार नहीं हुए हैं। तो दोस्तों हुआ क्या है, नेपाली नागरिकों ने वहाँ पिलर बना दिए हैं और उनमें तार बाढ़कर पेड़ पौधे लगाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में अब करार के तहत भारतीय सेना या जो सशस्त्र सीमा बल जो वहाँ हैं वो जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। ऐसे में वह केवल बातचीत के जरिए ही सामंजस्य बनाने की कोशिश कर सकते हैं। मगर ये कहा जा रहा है कि जो नेपाली अधिकारी हैं उनका सहयोग उतना नहीं मिल पा रहा है, और वह इशारों इशारों में यह बात कह रहे हैं कि जो विवादित ज़मीन है वह नेपाली नागरिकों की ही है। इसी कारण भी जो नेपाल के लोग हैं वो पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। तो ये एक बड़ा इशू बनता नज़र आ रहा है। चलिए, बात की जाए उत्तराखंड सरकार के एक महत्वपूर्ण फैसले की, तो इसमें अन्य राज्यों के श्रद्धालु भी चार धाम यात्रा पर आ सकते हैं, यानी कि उत्तराखंड में वो आ सकते हैं। ये फैसला किसने दिया है, देवस्थानम बोर्ड के सीईओ ने बताया है। तो देवस्थानम बोर्ड के सीईओ ने बताया है, तो ये बताया गया है अनलॉक 2 के अंदर। आपको याद हो, अनलॉक 1 में उत्तराखंड राज्य के लोगों के लिए चार धाम खोला गया था और अनलॉक 2 में अन्य राज्य के लोगों के लिए भी इसे खोला गया था। तो अब इसकी कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं दोस्तों। देवस्थानम बोर्ड के सीईओ हैं रविनाथ रमन। तो इन्होंने बताया कि एक तो आपको क्या करना है, अगर आपको उत्तराखंड घूमने आना है तो आईसीएमआर की जो अधिकृत लैब है वहाँ से आपको कोरोना नेगेटिव जांच रिपोर्ट लानी होगी। और दूसरी, अगर आप आना चाहते हैं तो आपको देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, और रजिस्ट्रेशन में आपकी आईडी प्रूफ और जांच रिपोर्ट डालनी होगी। और उसके बाद आपको असली रिपोर्ट अपने साथ भी रखनी होगी। और इसी के बाद क्या होगा, कोई भी श्रद्धालु जो हैं वो उत्तराखंड में आके चार धाम यात्रा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, महिला आयोग की बात की जाए तो महिला आयोग अब प्रतिदिन 2 सुनवाइयाँ करेगी। पहले की बात की जाए तो कम से कम 4 से 5 सुनवाइयाँ होती थी, अब 2 सुनवाइयाँ होंगी। और इस बीच क्या हुआ, 27 जुलाई से सुनवाई शुरू होगी, क्योंकि इस बीच लॉकडाउन की वजह से सुनवाइयाँ रुकी हुई थी। अब क्या है, कोरोना के कारण एक दिन के मैक्सिमम 2 केस लिए जाने पर बात हुई है। तो फिलहाल जो हैं वो सभी शिकायतें देहरादून जिले की निस्तारित की जाएंगी। बाकी जिलों में आयोग अभी बाद में काम करेगा। अच्छा, देहरादून में क्यों दोस्तों, चलिए देखते हैं। लॉकडाउन के बाद आयोग के पास तकरीबन 257 शिकायतें आई, और देहरादून से सबसे ज़्यादा 73 शिकायतें देखने के लिए मिली थी। इसीलिए आयोग देहरादून की शिकायतों का निस्तारण करने के ऊपर बात कर रहा है। तो फिलहाल बात की जाए दोस्तों, संस्थान यानी कि महिला आयोग की सचिव कामिनी गुप्ता की, तो इन्होंने कहा है कि लोग फ़ोन और ईमेल के जरिए शिकायतें दर्ज करवा रहे हैं। देहरादून में संख्या ज़्यादा होने के चलते सबसे पहले यहाँ शिकायतों का समाधान किया जाएगा। चलिए, उत्तराखंड स्टेट कमीशन फॉर वुमेन की बात की जाए तो क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 348 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 348 का क्लॉज 3 क्या करता है,
गवर्नर को यह आदेश देता है कि वह उत्तराखंड स्टेट कमीशन ऑफ फॉर वुमेन एक्ट बना सकता है, और इसी के अंतर्गत बनाया गया है उत्तराखंड स्टेट कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 2005। 2005 का उत्तराखंड स्टेट कमीशन फॉर वुमेन एक्ट बनाया गया है दोस्तों, उसी के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई है। बात की जाए इसके फंक्शन को, तो अलग अलग इसके काम हैं, बहुत सारे काम आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे इन्वेस्टिगेट एंड एग्जामिन ऑल मैटर्स। तो महिलाओं की सुरक्षा से रिलेटेड जो काम हैं उनका इन्वेस्टिगेशन करना, उनको एग्जामिन करना, और स्टेट गवर्नमेंट को इसके बारे में बताना और अपनी रिपोर्ट देना कि क्या महिलाओं के यहाँ स्थिति चल रही है। रिव्यू करना, केस देखना कि कहीं भी कोई वायोलेशन ना हो, और उसके साथ ही जस्टिस बनाए रखना दोस्तों, चाहे सोशल हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे पॉलिटिकल जस्टिस हो, उसे मेंटेन करना दोस्तों, और वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस बनाना। तो इस तरीके के बहुत सारे काम आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि महिला आयोग को करने हैं। श्रीमती विजय बर्थवाल हैं चेयरपर्सन और श्रीमती कामिनी गुप्ता हैं सदस्य सचिव। तो यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हैं दोस्तों। चलिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की बात की जाए दोस्तों, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 10 जनवरी 1992 को, और इसकी स्थापना भी भारतीय संसद द्वारा 1990 के अधिनियम से की गई है। जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 है, उसके अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है। 10 जनवरी 1992 को ये गठित किया गया था। एक सांविधिक निकाय है, संसद द्वारा बनाया गया है, एक स्वतंत्र निकाय है। चलिए, प्रदेश की सभी 7,791 ग्राम पंचायतें, याद रखना है आपको, 7,791 ग्राम पंचायतें, 95 क्षेत्र पंचायतें, 13 जिले, याद रखनी है सारी चीज़ें। सभी ग्राम पंचायतें मतलब कुल उत्तराखंड में 7,791 ग्राम पंचायतें हैं। तो इन सब को पंचायतों को जो है 15वें वित्त आयोग की टाइट के अनुदान में 143.50 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई है। चलिए, ये राशि दी क्यों गई है, इसका डिजिटल हस्तांतरण क्यों किया गया है, तो ये है दोस्तों, इसका हस्तांतरण इसलिए हुआ है कि पंचायत कार्यों में तेजी के साथ पारदर्शिता आए, सरकारी सिस्टम में जो है जनता का विश्वास बढ़े, पंचायतों में जो भी कार्य हो रहे हैं उनकी जियो टैगिंग और GIS मैपिंग की जाए। अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि जो मानक हैं, जो डिज़ाइन है पंचायतों के काम के, उनका विशेष ध्यान रखा जाए, नियमित मॉनिटरिंग हो और इस पैसे का सदुपयोग हो। चलिए दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी यानी कि UOU उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी और श्रीलंका ओपन यूनिवर्सिटी, इन दोनों के बीच क्या हुआ है, एक करार हुआ है, एक MOU साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU साइन हुआ है। चलिए देखते हैं, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी पे ठीक हो गया, श्रीलंका है नवाला नुगेगोडा श्रीलंका में। तो इन दोनों के कुलपति देखिए, कुलपति क्या है, SA अरियेदुराई, और यहाँ है भरत सिंह जो कुल सचिव हैं, इन्होंने MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो MOU में क्या किया गया है, MOU में ये किया गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय हैं इनकी शैक्षिक सहभागिता बढ़े, यानी कि श्रीलंका के कुछ शिक्षक उत्तराखंड आएंगे, उत्तराखंड के कुछ शिक्षक श्रीलंका जाएंगे। इस तरीके से अलग अलग ये जो मूवमेंट है ये बना रहेगा दोस्तों। इसमें क्या होगा कि अलग अलग जो फैकल्टीज़ हैं वो स्थानांतरित होते रहेंगी और ज्ञान इधर उधर चलता रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आज के प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है दोस्तों। ये रहा आज का व्हाट्सएप नंबर, आप अपना नाम, अपना एग्ज़ाम भेजकर हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे आप अभी हमें सब्सक्राइब कर लें। उसके साथ ही इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर हैंडल हमने यहाँ पर दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आप क्या करेंगे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे दोस्तों। तो आज का प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW की स्थापना कब हुई, 10 जनवरी 1992, 10 जनवरी 1990, 5 जनवरी 2005 या फिर 10 जनवरी 2005 को। तो कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर जरूर देना है। सो थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।